नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका बीएड के इस सेशन में, जिसमें हम जानेंगे छात्रों में अधिगम के प्रति रुचि उत्पन्न करने हेतु उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न अभिप्रेरणा की प्रविधियों का संक्षिप्त विवरण। क्योंकि लघु उत्तरीय प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूं, तो अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन। मोटिवेशन पे मैंने एक वीडियो पहले भी बना रखा है। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जब हम पढ़ रहे थे, वहाँ पे अभिप्रेरणा के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। क्लियर गाइस? सो अभी हम लघु उत्तरीय प्रश्न भी देख रहे हैं, ताकि कुछ छूटना नहीं चाहिए दोस्तों, है ना। आगे बढ़ने को फिर मन नहीं करता, कुछ छूटना नहीं चाहिए, एक भी नंबर मिस नहीं होना। हमें 100% मार्क्स गेन करने हैं। क्लियर गाइस? एनी हाउ वो करने ही हैं। ठीक है दोस्तों, सो शुरू करते हैं। कौन कौन सी अभिप्रेरणा की प्रविधियां हैं जो क्या है, मोटिवेट करती हैं बच्चों को, है ना, छात्रों को मोटिवेट करती हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये प्रश्न 2016 में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, सो छात्रों में अधिगम के प्रति रुचि उत्पन्न करने हेतु उपयोग में लाई जाने वाली अभिप्रेरणा की प्रमुख प्रविधियां निम्नलिखित हैं। पहली है पुरस्कार तथा दंड, है ना, रिवॉर्ड और पनिशमेंट। कि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, परसेंटेज अच्छी आ रही है ना, पढ़ाई में आप लेवल अपना अप करते जा रहे हैं, तो आपको क्या पुरस्कार मिलेगा। और क्लास में बैठ के आप हल्ला कर रहे हैं पीछे, किसी को पेन जो है ना चुभा दिया, किसी को लिख दिया, है ना, शर्ट पे लिख दिया, तो ये सारी जो गतिविधियां हैं, ये आपको किधर लेके जाती हैं, पनिशमेंट की ओर। ठीक है, सो देखते हैं कि पुरस्कार तथा दंड में क्या कुछ है। शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को अभिप्रेरित करने के लिए पुरस्कार एवं दंड का विशेष महत्व होता है। पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी प्रशंसनीय कार्य करने का प्रयास करता है। बिल्कुल, ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर हमें पुरस्कार मिलेगा तो एफर्ट हम ज़्यादा लगाएंगे, है ना। भाई बचपन में भी होता था, टीचर बोलते थे कि जो भी इस टेस्ट में फर्स्ट आएगा उसको मैं प्राइज़ दूंगा, तो हम क्या जी जान से लग जाते थे कि हाँ फर्स्ट आना ही है। सो गाइज, फर्स्ट ही आते थे, इसमें कोई शंका नहीं है। क्लियर? और आपको भी ऐसे ही फर्स्ट आना है हर एक एग्ज़ाम में। सो दोस्तों, पुरस्कार जब प्राप्त कर लिया जाता है, सपोज करो जैसे कि हमें एक छोटा सा, या जैसे भी ने वो टिक 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 टिकटॉक वाला टिचिक टिचिक वाला पेन टीचर देते थे। सो या कई बार और भी कई सारे जो पेन चलते थे काफ़ी पहले, वो पाकर एक असीम आनंद का अनुभव होता था क्लास के सामने कि यस आई गॉट द प्राइज़ एंड मैं फर्स्ट आया हूँ, इसलिए। सो सब लोग देखते थे अपनी तरफ को, तो ज़्यादा बेटर फील होता था। क्लियर गाइज? सो छात्रों को पुरस्कार देते समय 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात है, छात्रों को पुरस्कार का महत्व का पूरा ज्ञान होना चाहिए। बात नंबर 2, पुरस्कार विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्य के अनुरूप होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि कार्य कुछ और है, देख कुछ और, कुछ भी दे दिया, है ना, कि शिक्षक तलवार बांट रहे हैं। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। पुरस्कार के वितरण को सामान्य स्तर पर लाकर उसके महत्व को कम नहीं करना चाहिए। पुरस्कार के वितरण को सामान्य स्तर पर लाकर उसके महत्व को कम नहीं करना, उसको हम हाईएस्ट परसेंटेज वाले को ही देंगे। अब बात करते हैं दंड की। दंड भी विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित करने की महत्वपूर्ण प्रविधि है। यह सामान्य रूप से सत्य है कि जब छात्रों को किसी अवांछनीय कार्य के लिए दंड दिया जाता है, तो वे उस कार्य को दोबारा नहीं करते। इस प्रकार हम देखते हैं कि दंड प्रविधि के प्रयोग से छात्रों को अवांछनीय कार्यों को करने से रोका जा सकता है। जो कार्य गलत हैं, गंदे कार्य हैं, बातें नहीं करना है क्लास में, है ना, किसी को पेन नहीं चुबाना है, सो ये सारे गलत कार्य हैं, इनको रोकने के लिए हम क्या दंड का उपयोग कर सकते हैं। तो दंड के संदर्भ में यह बात ध्यान देने योग्य है कि छात्रों को अनुचित दंड देना, आवश्यकता से अधिक दंड देना अमनोवैज्ञानिक है। ये सर्वथा अनुचित है, ये गलत है ना। दंड सीमित ही देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सुना भी है हमने, कुछ शिक्षक ने एक छोटे से बच्चे का, जो एलकेजी का था, है ना, फूल सा बच्चा बिल्कुल, और उसका कान इतनी जोर से खींचा कि वो उखड़ गया।
सो दंड इस टाइप से नहीं होना चाहिए, या किसी को डंडे से इतना मार दिया कि डंडे उस पे हाथों पे या कहीं पीठ पे छप गए, सो इस टाइप से इतना क्रूर दंड नहीं देना चाहिए। ठीक है, सो आवश्यकता से अधिक दंड देना अमनोवैज्ञानिक है, इसका प्रभाव गलत होता है, इससे छात्र का विकास कुंठित होता है। पुरस्कार एवं दंड बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत आते हैं, है ना। ये बाह्य अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य आंतरिक, तीनों हम पढ़ चुके हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में। सफलता तथा असफलता, पहला क्या था, पहली जो प्रविधि पुरस्कार तथा दंड। नेक्स्ट है सफलता तथा असफलता। सफलता प्रविधि का प्रयोग सभी छात्रों को अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेट करने के लिए प्रयोग करना वांछनीय है, इसका प्रयोग जरूरी है, परंतु इसका प्रयोग सामान्य विद्यार्थियों के लिए विशेष महत्व रखता है। इस संदर्भ में वर्नार्ड का विचार है कि सफलता सामान्य छात्रों में आत्मविश्वास उत्पन्न करती है, जिसके आधार पर अपनी योग्यता के अनुसार जीवन लक्ष्यों को सरलतापूर्वक निर्धारित कर लेते हैं। सफलता की भांति असफलता भी अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण स्रोत बन जाती है। जब हम असफल हो जाते हैं तो बात हमें लग जाती है और हम क्या करते हैं कि नहीं, अब तो ये करके ही दिखाना है। क्लियर दोस्तों, ऐसा होता है ना। ये करके ही दिखाना है, चुनौती हम मानकर उसको सफल होने का हम प्रयास करते हैं, है ना। एक मूवी भी थी इसी टाइप की, राजकुमार राव की, आई होप आपने देखी होगी, कि लड़की उसको छोड़कर चली जाती है। वो क्या है कि अब तो IAS बनना ही है ना। IAS PCS जो भी बनता है वो IAS ही बनता है शायद, है ना। वो क्या है, बन के ही दिखाता है। तो ये चुनौती है जो असफल होने की वजह से, अगर उसको चुनौती मान लिया तो हम कुछ कर ही जाते हैं, है ना। यहाँ पर हमें पॉजिटिव एटीट्यूड हर जगह रखना होता है ना। बच्चों को भी यही इसी प्रकार मोटिवेट करना रहता है कि वो पॉजिटिव साइड में चले। नेगेटिव वे में चलेंगे तो वो डिमोटिवेट होंगे, कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्लियर गाइस। अब बात करते हैं प्रशंसा तथा निंदा। प्रशंसा कब होगी, अच्छे कार्य करोगे, निंदा कब होगी, गंदे कार्य करोगे। मॉर्गन तथा किंग ने प्रशंसा तथा निंदा को स्वाभाविक अभिप्रेरक की संज्ञा देते हुए कहा है कि विद्यार्थियों की सफलता में प्रशंसा तथा असफलता में निंदा का आवश्यक प्रयोग करना चाहिए। शिक्षक को प्रशंसा तथा निंदा दोनों प्रविधियों का उपयुक्त प्रयोग करना चाहिए। इसका एकमात्र कारण यह है कि अधिक प्रशंसा से विद्यार्थी लापरवाह बन सकता है और अधिक निंदा से मंदबुद्धि वाले विद्यार्थियों का विकास कुंठित हो सकता है। इतना भी उसकी निंदा न करें कि उसमें हीन भावना आ जाए और वो उससे उबर ही ना पाए। क्लियर गाइस। अतः शिक्षक को इन दोनों प्रविधियों का प्रयोग करते समय छात्रों के मानसिक स्तर को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। प्रशंसा तथा निंदा भी जो है ये बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत आते हैं। प्रतियोगिता तथा सहयोग। विद्यालय में सभी विद्यार्थियों में कक्षा के अनुसार प्राय एक दूसरे से अधिक अंक प्राप्त करने की होड़ लगी रहती है ना। कंपटीशन चलता रहता है, तो प्रत्येक विद्यार्थी के अंदर प्रतियोगिता की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये प्रवृत्ति हम क्या है, एक पॉजिटिव कार्य के लिए ले सकते हैं, एक उनको मोटिवेट करने के लिए ले सकते हैं, है ना। शिक्षक प्रतियोगिता की परिविधि के प्रयोग से विद्यार्थियों को पहले से अधिक परिश्रम करते हुए और अधिक अंक प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित कर सकता है। ठीक है, इसका स्वरूप दो प्रकार का होता है, व्यक्तिगत और सामूहिक। व्यक्तिगत प्रतियोगिता के माध्यम से विद्यार्थियों से पहले से अधिक अंक प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित किया जाता है कि पिछले टेस्ट में तुम्हारे जो है अंक 94% आए थे, इस बार आपके 98% रिक्वायर्ड हैं और मुझे चाहिए। तो बच्चा क्या है, और मेहनत करता है ना। इसके विपरीत सामूहिक प्रतियोगिता के द्वारा 2 या 2 से अधिक वर्गों के विद्यार्थियों को अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है कि ये सेक्शन ए वाले ने लास्ट टाइम टॉप किया था, इस बार टॉपर सेक्शन बी से निकलना चाहिए। क्लियर गाइस। एक समूह में यहाँ पे प्रतियोगिता कराई जा सकती है, उससे जो है
मोटिवेट होंगे बच्चे। क्लियर गाइज? तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात ये है कि प्रतियोगिता उचित स्वरूप होना चाहिए, अन्यथा लाभ के स्थान पर हानि हो जाएगी। क्लियर गाइज? तो मोटिवेशन उतना ही करना चाहिए लिमिट में, है ना। कहते हैं कि अति, अति मतलब अत्यधिक, अति हर चीज की बुरी होती है ना। सो लिमिट में कार्य करें सारे, ठीक है। सो सहयोग से भी विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने की महत्वपूर्ण प्रविधि है। सभी विद्यार्थी सहयोग द्वारा आपस में मिलजुल कर अधिक से अधिक प्रगति कर सकते हैं। इसके दो लाभ होते हैं, एक तो विद्यार्थियों का सामाजिकरण होता है और वे अधिक से अधिक विकसित होते हैं। एक तो सामाजिकरण होता है और दूसरा अधिक से अधिक विकसित होते हैं। क्लियर गाइस? अब आते हैं आकांक्षा का स्तर। आकांक्षा का स्तर, आकांक्षा स्तर, आकांक्षा होती है जैसे कि कहते हैं ना उच्च आकांक्षी, है ना। या आकांक्षा, आकांक्षा होती है कि लड़की का नाम नहीं है बे, गलत मत समझ लेना, हमेशा क्या सोचते रहते हो। आकांक्षा होता है इच्छा, कि हम क्या चाहते हैं, है ना, अपनी इच्छाएं, इच्छा शक्ति कि हमें ये लाना है, ये करना है, ओ वाओ कार होनी चाहिए, बाइक होनी चाहिए, ये होता है महत्वाकांक्षा, है ना। सो एस्पायरेशन इसको बोला जाता है। आकांक्षा का स्तर का संबंध जीवन के लक्ष्य से होता है कि मुझे क्या करना है, ठीक है, गोल ऑफ लाइफ। इस दृष्टि से छात्रों का आकांक्षा स्तर उनके सामर्थ्य, उनकी शारीरिक तथा मानसिक शक्तियों के अनुसार ही होना चाहिए। यदि छात्रों का आकांक्षा स्तर उनकी सामर्थ्य के अनुसार है तो वे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्रियाशील हो जाएंगे, है ना। अगर मैं आकांक्षा स्तर का मतलब ये है कि सपोज करो इच्छा है कि मैं जिम कर रहा हूं और जिम में मुझे कितना वेट उठाना है, 50 केजी। और 50 केजी वेट मेरा शरीर उठा भी सकता है, तो मैं अवश्य ट्राई करूंगा। अगर मेरी आकांक्षा है, सपोज करो मेरी इच्छा है कि मैं जो है ना 200 केजी वेट उठाऊं और शरीर है मेरा बिल्कुल सिंगल हड्डी टाइप, है ना, उसकी स्ट्रेंथ उतनी है नहीं, तो क्या मैं क्या एक बार देखूंगा उसके बाद छोड़ ना यार छोड़, है ना, ऐसे होता है कि अरे रहने दे। सो सामर्थ्य अपनी स्ट्रेंथ के अनुसार ही हमारा अगर आकांक्षा स्तर है तो विद्यार्थी उसके प्रति क्रियाशील बना रहेगा। यदि छात्रों का आकांक्षा स्तर, हाँ लक्ष्य क्रियाशील हो जाएंगे। इसके विपरीत यदि उनका आकांक्षा स्तर सामर्थ्य से ऊंचा है तो अभिप्रेरणा के स्थान पर उनमें निराशा उत्पन्न हो जाएगी, है ना। फिर वो कुछ नहीं कर पाएंगे, निल, जीरो हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन यदि उनका आकांक्षा स्तर उनकी सामर्थ्य से नीचा है तो उनमें हीनता की भावना जागृत हो जाएगी। सो आकांक्षा स्तर और सामर्थ्य ये इक्वल एक ही स्टेज पे होना बहुत जरूरी है, ताकि हम क्रियाशील बने रहें और अपने उद्देश्यों के प्रति, अपने उद्देश्यों को अचीव करने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हम कार्य में संलग्न रहें, कार्य को करते रहें। क्लियर गाइस? सो शिक्षक का क्या कार्य है कि वो उनकी सामर्थ्य के अनुसार, उनकी सामर्थ्य के अनुसार उनका जो आकांक्षा स्तर है उसको तैयार करने में उनकी मदद करे, क्योंकि बच्चे तो क्या है, कच्ची मिट्टी के घड़े हैं भाई, उनको कैसे भी बना लो, है ना। दोबारा से उनको तोड़ मोड़ के, कच्ची मिट्टी है ना, दोबारा से उसमें को गीला विला करके कुछ और जग बना दो, उसका मग बना दो, है ना, गिलास बना दो, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर शिक्षक का कार्य है कि उनको कच्ची मिट्टी का जो भी पात्र बन रहा है ना उसको पका दे ताकि वो सुदृढ़ हो जाए, ठीक है दोस्तों। सो ये हमने 5 पॉइंट्स देखे अभिप्रेरणा के। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। क्लियर गाइज? सो आज की वीडियो में बस इतना ही। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए पॉइंट्स, कुछ नए फैक्ट्स के साथ। सो गाइज पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। ऑल द बेस्ट।